स्वागत दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का। और एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और इसके बाद जो है अब हम लोग करने जा रहे हैं फिलर्स के क्वेश्चंस वापस से। दोस्तों फिलर्स के बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। दोस्तों देखते हैं, देखो ये पर्टिकुलर जो हमारा क्वेश्चन है 119 वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें दो फिलर्स हैं। ठीक, दो ऑप्शंस दिए हुए, 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसको करने का तरीका वही एज यूजुअल जैसा हम करते आ रहे हैं। हम पहले इसका मीनिंग समझेंगे, कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इस हमारे जो ब्लैंक्स हैं इसके बारे में हम लोग जो है अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, पता करेंगे कि ये इसके अंदर जो है कौन सा सेंस यूज हो रहा है, और हम पता करेंगे कि ये जो हमारे ब्लैंक्स है इन ब्लैंक्स के पार्ट ऑफ स्पीच कौन से हैं। ठीक है, POS मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनके अंदर कौन सा लगने वाला है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो क्या इसमें बताया जा रहा है कि द डैश ऑफ द इकोनॉमी रेजेस कंसर्न on the employment situation as the shrinking sectors are those that dash the maximum number of new jobs। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है कि द डैश ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो डैश है ना, वो क्या करता है, वो रेज करता है, रेज कंसर्न करता है। इसका मतलब चिंता व्यतीत करता है। क्या करता है दोस्तों, चिंता व्यतीत करता है ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, कि आज जो रोजगार की जो सिचुएशन है, जो हालत है, उसके ऊपर चिंता व्यतीत करता है। क्योंकि एज द श्रिंकिंग सेक्टर, ये जो सेक्टर है कैसा है, श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब होता है सिकुड़ता हुआ। ठीक है, किस तरह का ये सेक्टर है, बिल्कुल सिकुड़ता हुआ या छोटा होता हुआ, है ना, या फिर जैसे बोल सकते हो घाटे में जाता हुआ। श्रिंकिंग का मतलब है बिल्कुल धीरे धीरे लॉस मेकिंग जिसको बोला जाता है सेक्टर। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सेक्टर सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है, लॉस करता जा रहा है ना। सेक्टर्स आर दोज, ये उन सेक्टर्स की बात हो रही है दैट डैश द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू जॉब्स, की ये ऐसे जो सेक्टर्स जो बहुत ज्यादा जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, वो सेक्टर अब क्या होते जा रहे हैं, वो सिकुड़ते जा रहे हैं, है ना। ये इसका एक मीनिंग आ रहा है। अब समझते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग याद रखो दोस्तों, क्या स्ट्रक्चर है कि आपका द आया, ध्यान देना, द आया, उसके बाद ब्लैंक है और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है। इस तरह का कहीं पर भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, कोई भी कुछ भी हो, याद रखो कि ये ब्लैंक में हमेशा हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, नाउन लगाने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा यहां पर केवल एक ही प्लेस, आपकी एक ही वर्ड हो सकता है जो कि नाउन का है। हाँ, ये हो सकता है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, है ना, उसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बनता है। मतलब एक इंफॉर्मेशन हमको पता चली, बिल्कुल याद रखो, इधर द है और इधर ऑफ है, तो यहाँ पर आना क्या है दोस्तों, नाउन आना है। अब इसमें मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये नाउन हमारा कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर पॉजिटिव नेगेटिव तो देखेंगे हम लोग। पहले ये देखते हैं कि ये जो नाउन है ये प्लूरल नाउन होगा या सिंगुलर। तो देखो दोस्तों, इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी थोड़ा सा आगे पढ़ने पर। आप देखो क्या लिखा है कि द डैश ऑफ द इकोनॉमी रेजेस, देखो रेज, और ये आपका वर्ब और ये आपका वर्ब का 5th फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें क्या लगा है, एस लगा है भाई, इसमें एस लगा है, इसका मतलब ये हमारा सिंगुलर नाउन है। बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, कौन सा नाउन है, ये हमारा सिंगुलर नाउन। ठीक, अब इसके सेंस की अगर बात करें तो देखो क्या है, तो द डैश ऑफ द इकोनॉमी रेजेस कंसर्न, तो ये जो इकोनॉमी की डैश है, ठीक है, इकोनॉमी का जो ये डैश है वो क्या करता है, वो कुछ प्रश्न चिन्ह उठाता है, कुछ चिंता। कंसर्न का मतलब क्या होता है, कंसर्न का मतलब चिंता व्यक्त करना होता है। किस चीज पर, किस बात पर चिंता व्यक्त की जा रही है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर। तो देखो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर चिंता हो रही है, इसका मतलब वहां जो रोजगार की जो हालत है वो अच्छी नहीं है भाई। रोजगार की जो हालत है वो खराब है और इसी कारण की उसके ऊपर जो है चिंता व्यक्त की जा रही है। मतलब ये इकोनॉमी का जो डैश है उसके कारण या उससे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। इसका मतलब अच्छी इकोनॉमी अगर होता
होती तो यहाँ पर कंसर्न नहीं होता, चिंता नहीं होती, खुशी की बात होती कि भाई इकोनॉमी अगर बहुत अच्छी ग्रो कर रही है तो उसमें फिर चिंतित क्यों होना, उसमें तो खुश होना। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस का वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको पता चली कि एक तो हमारा फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है ऑप्शन का प्लाइट। अब प्लाइट का मतलब होता है बुरी हालत, बैड कंडीशन, है ना, बैड कंडीशन जिसको बोलते हैं कि उसकी खराब हालत, बिल्कुल एक तरह से उसकी प्लाइट इस तरीके से बोला जाता है। तो ये आपका जो है नाउन है और नेगेटिव है। ठीक है, नाउन है और नेगेटिव है। चलिए ये हो सकता है। ठीक है, द प्लाइट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की जो खराब हालत है, उसकी जो दशा, ठीक है, बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कि उसकी जो बुरी दशा, बुरी जो उसकी दशा है उसकी यहां पर बात की जा रही है। चलिए हो सकता है। आगे देखते हैं। द श्रिंकिंग ऑफ द इकोनॉमी रेजेस कंसर्न। देखो श्रिंकिंग जो है, अब यहां पर आईएनजी वर्ड लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा जेरेंट है दोस्तों। क्या है ये, हम लोग यहां पर इसको जेरेंट की तरह यूज कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है मैंने पढ़ाया है, मैंने बताया है कि आईएनजी वाले जो शब्द हैं उनको भी हम नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नाउन की तरह उनको हम मान सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर ये नाउन है। और कैसा नाउन है, श्रिंकिंग, श्रिंक होना मतलब सिकुड़ना, छोटा होना, है ना। यहाँ पर हमारा एक वर्ड है, इसका मतलब ये जो है ये भी आपका नेगेटिव का नाउन है। ठीक, इसका मतलब इस हिसाब से हमारा ये भी हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेवेन्यू ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की आमदनी, रेवेन्यू का मतलब है उसकी इनकम, उसकी ओवरऑल जो कमाई जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू ऑफ द रेजेस कंसर्न की, उसकी इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था की जो कमाई है, ध्यान देना, अर्थव्यवस्था की जो रेवेन्यू है, जो पूरी आमदनी है, उसके कारण बेरोजगारी की चिंता व्यक्त होती है। अब मुझे एक चीज बताओ कि इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था की रेवेन्यू, अर्थव्यवस्था की रेवेन्यू जो है, उसकी जो कमाई है, किसकी, अर्थव्यवस्था की, कोई मेल नहीं कर रहा है भाई। रेवेन्यू और अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता है। रेवेन्यू किसका होगा, रेवेन्यू ऑफ बैंक हो सकता है, रेवेन्यू ऑफ कंट्री हो सकता है, रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है, रेवेन्यू ऑफ रेलवे हो सकता है, किसी संस्था का रेवेन्यू होता है, उसकी आमदनी होती है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था की कैसे रेवेन्यू होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर मिसमैच हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका है तो नाउन, और एक तरह से ये आपका नेगेटिव नहीं, ये आपका पॉजिटिव सेंस का नाउन है। और मीनिंग के हिसाब से भी रेवेन्यू जो है यहां पर नहीं फिट हो रहा है। इसका मतलब आप इसको बिल्कुल कैंसिल कर दो। ठीक है, सी वाले ऑप्शन को बिल्कुल कैंसिल करो। देखो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे श्रिंकिंग होता है ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। दोनों सेम वर्ड है। श्रिंक मतलब भी छोटा होना, सिकुड़ना, और कॉन्ट्रैक्ट होना उसका मतलब भी स्मॉल होना, उसका छोटा होना। ठीक है, स्मॉल होना, ठीक है, सिकुड़ना एक तरह से। ठीक है, उस सेंस में यहां पर आ रहा है। तो ये भी आपका देखो TION है तो नाउन हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, नेगेटिव वर्ड हो गया। ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। देखो क्रैकडाउन, तो क्रैकडाउन जो है, देखो क्रैकडाउन जो है बेसिकली क्रैकडाउन का मतलब होता है कि आप जब किसी के ऊपर हमला करते हो, ठीक है, या जैसे धावा बोलते हो। ठीक है, क्रैकडाउन का मतलब होता है धावा बोलना। जैसे लास्ट नाइट पुलिस हैड अ क्रैकडाउन ऑन माफियाज हाउस, कि पिछली रात को जो है पुलिस ने क्रैकडाउन किया, कहां पर, एक माफिया के घर पर। तो एक रेड डाला, है ना। तो क्रैकडाउन का मतलब होता है एक तरह से रेड डालना। ठीक है, हम धावा बोलना, हमला करना, इस तरह का यहां पर सेंस हो रहा है ना। तो यहां पर क्या लिखा है, क्रैकडाउन ऑफ द इकोनॉमी रेजेस कंसर्न। तो क्रैकडाउन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो धावा बोलना हुआ, इकोनॉमी का जो आप हमला करना हुआ, उससे बहुत सारे कंसर्न यहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के ऊपर आ रहे हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या यहां पर ये जम रहा है ना, नहीं जम रहा है। इसमें बिल्कुल
सेट नहीं हो रहा है मीनिंग के हिसाब से। चलिए अभी के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, बट इसमें दो इंफॉर्मेशन क्या है कि हाँ ये भी आपका नाउन है और नेगेटिव सेंस का है, ठीक है, नाउन है और नेगेटिव सेंस का है। चलिए फिर भी हम लोग जो है इसको अभी कट नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग अभी रेस में रखते हैं। बस एक पॉइंट हमने कट कर दिया क्योंकि पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, आउट ऑफ मीनिंग हो रहा है। ठीक, अब चलते हैं दोस्तों अगले प्लैंक की तरफ। तो देखो ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, क्यों, एज द श्रिंकिंग सेक्टर, ये जो श्रिंकिंग सेक्टर है, श्रिंकिंग सेक्टर्स जो अलग अलग हैं, डूबते हुए सिकुड़ते हुए जो सेक्टर्स हैं, आर दोज, ये वो सेक्टर है जो कि, ध्यान देना, आर दोज दैट। अब देखो ये मैंने आपको बताया था बहुत सारी जगह, देख ये एरर में ऐसा होता है, देम और उसके बाद दैट होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले तो देम कभी नहीं आता है, ठीक है, देम कभी भी नहीं आता है, देम के बदले आप लोग दोज लिखोगे, तो ठीक है, उस हिसाब से ये ठीक है, ये दोनों सही है। और उसके बाद ध्यान देना, उसके बाद आपका दोस्तों वर्ब आता है, दैट के बाद जो है क्या आता है, वर्ब आता है। और वो वर्ब किस पर निर्भर करता है, वो वर्ब डिपेंड करता है एंड के जस्ट पहले उसका, इसको कहा जाता है, इसका एंटीसीडेंट, क्या कहा जाता है, एक मिनट, उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, DENT, ठीक है, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट उसको कहा जाता है, मतलब वर्ब जो आने वाला है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो ये हमारा क्या है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है हमारा, तो प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर आपका सबसे पहले आप एक इंफॉर्मेशन पता चली कि वर्ब आने वाला है और दूसरा प्लूरल वर्ब आपका आने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, सेक्टर्स आर दोज दैट डैश द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू जॉब्स की, वो क्या करते हैं, डैश करते हैं। अब पूरा पूरा हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों वो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। अब देखो ES लगा है, वर्ब का 5th फॉर्म है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो वर्ब यहां पर आने वाला है, जाहिर सी बात है यहां पर वर्ब का 1st फॉर्म आएगा। कौन सा आने वाला है, वर्ब का 1st फॉर्म आने वाला है। चलिए देखते हैं, तो क्या बताया जा रहा है कि जो डैश ऑफ इकोनॉमी जो है वो क्या करती है, वो कंसर्न उठाती है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट की हालत के ऊपर, क्योंकि ये जो श्रिंकिंग सेक्टर्स, ये वो वाले सेक्टर है दैट डैश द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू जॉब, ये वो सेक्टर है जो कि डैश करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स को डैश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो जॉब है उनको ये सेक्टर्स डैश करते हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को ये वाले सेक्टर्स जो कि अभी धीरे धीरे जिनको नुकसान हो रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा जॉब को प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव सेंस में यहां पर आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर फर्स्ट क्या लिखा है, हैम्पर करना। हैम्पर जो है सबसे पहले तो वर्ब का 1st फॉर्म मतलब प्लूरल है, और हैम्पर का मतलब होता है इफेक्ट करना, अफेक्ट करना, असर डालना, ठीक है, अफेक्ट करना या फिर स्टॉप करना, रोकना, ठीक है, या फिर नुकसान पहुंचाना। मिस्टेक्स काफी हो रही हैं आज हिंदी में, देखो नुकसान पहुंचाना, हैम्पर करना मतलब उसको नुकसान पहुंचाना, उसको टोकना, उसको रोकना, इस तरीके से। देखो स्टाइन जो वर्ड है दोस्तों, ये भी आपका वर्ब का 1st फॉर्म है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है, और इसका मतलब होता है स्टॉप। स्टाइन का भी मतलब होता है स्टॉप करना, उसको बाधित करना, जिसको बोला जाता है ना। हैम्पर का मतलब भी वही होता है, बाधित करना। स्टाइन का मतलब भी वही होता है। फिर होता है प्रोवाइड। अब प्रोवाइड जो है आपका वर्ब का 1st फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का 1st फॉर्म है, पॉजिटिव सेंस है। चलिए अगला देखते हैं, क्रिएट। क्रिएट भी आपका वर्ब का 1st फॉर्म है और पॉजिटिव सेंस का आपका ये वर्ब है। देखो जनरेट्स, जनरेट्स में दोस्तों एस लिखा है, और एस लिखा है इसका मतलब ये आपका प्लूरल वर्ब नहीं, ये वर्ब का 5th फॉर्म है जो सिंगुलर होता है, ठीक है। अब हमको यहां पर हमने देखा कि देखो दोस्त के हिसाब से यहां पर ये वर्ब लगने वाला है, इसका मतलब प्लूरल वर्ब आपका लगेगा। प्लूरल वर्ब अगर आपका लगेगा तो जनरेट जो है ये यहां पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जनरेट हमारा कैंसिल हो गया। मतलब दोस्तों हमने
इसकी हेल्प से, चलिए अभी इसको छोड़ते हैं, इसकी हेल्प से हमने दो ऑप्शंस को और कैंसिल किया। देखो ये हैम्पर करना, अब यहां कोई पॉजिटिव सेंस की है ना बात कि ये एक ऐसे जॉब्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नए नए जो जॉब्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, उनको हैम्पर करता है या क्रिएट करता है, ठीक है। तो सिचुएशन एज अ श्रिंकिंग सेक्टर आर दोज दैट, मतलब ये उन सेक्टर्स की हालत खराब हो रही है जो क्या करते हैं, जो असल में काम के हैं, जो असल में कुछ प्रोवाइड करते हैं या कुछ डिजाइन करते हैं इस तरीके से। मतलब यहां पर सेंस तो आपका पॉजिटिव आना है, ये आपका नेगेटिव है, तो ए वाला ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। उसके अलावा यहां पर एस लगा है, ई वाला ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों हमारे पास दो ऑप्शंस बाकी हैं, या तो बी होगा या फिर डी होगा। बी और डी दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब आप इसको देखो, बी वाले को, बी का मीनिंग भी हैम्पर होता है, स्टॉप करना होता है, जाहिर सी बात है नेगेटिव सेंस है, हमको कोई पॉजिटिव चाहिए, बी वाला भी हमने कैंसिल कर दिया। और दोस्तों आंसर आपके सामने, आंसर जो है हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आप देखो क्या लिखा है यहां पर, कॉन्ट्रैक्शन। देखो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जो ये जो इकोनॉमी में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ये जो सिकुड़न हुआ है, इकोनॉमी में जो कमी आई है, जो स्लो डाउन हुआ है, जिसको बोला जाता है कि इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हुआ है, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे चिंता जो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो है चिंता बढ़ती गई, लोग चिंतित होते गए उस सिचुएशन के ऊपर। और उसका कारण क्या था, देखो उसका रीजन ये था कि ये जो श्रिंकिंग सेक्टर्स हैं, जो सेक्टर्स हैं जिनको नुकसान हो रहा है आज इकोनॉमी में, वो सेक्टर एक्चुअली वो है जो कि बहुत सारे जॉब्स को क्या करते हैं, बहुत सारे नए नए जॉब्स को वो सेक्टर्स क्रिएट करते हैं। भाई वो सेक्टर्स को नुकसान आज हम देख पा रहे हैं जो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहां पर डी वाला बिल्कुल हमारा सही है। देखो क्रिएट वर्ड भी आपका बिल्कुल बराबर है और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड भी आपका बराबर है। ठीक, आंसर हमारा दोस्तों डी वाला, डी हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक, क्लियर हुआ? एक बार पूरा राइट आंसर पढ़ते हैं हम लोग। देखो, सो द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी रेजेस कंसर्न on the employment situation as the shrinking sectors are those that create maximum number of new jobs। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? उम्मीद है कि आप लोगों को जो तरीका है, मेरा जो अप्रोच है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं वो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इस अप्रोच से आप करो, कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी हो, आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हो। शर्त है कि आपकी जो अप्रोच है वो सही होना चाहिए। आप इसी तरीके से करो, पहले सेंस पता करो कि किस सेंस का है, पॉजिटिव सेंस का है, नेगेटिव सेंस का है। फिर आप ये पता करो कि उसमें क्या आ सकता है, क्या उसमें नाउन आएगा या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब क्या आ सकता है। फिर आप आपके ऑप्शंस में देखो, नो डाउट आपको वोकेबलरी का नॉलेज तो पता होना ही चाहिए, है ना। जैसे टाइम का अगर आपको पता ही नहीं मीनिंग क्या है, कि ये वर्ब है कि नाउन है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मेथड जो है वो भी काम आता है, ठीक है। तो वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दूं अपनी तरफ से कि फाउंडेशन तो मजबूत होना चाहिए दोस्तों, वरना ट्रिक्स भी काम नहीं आती है, ठीक है। इतना तो आपको नॉलेज, ये जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ग्रामर का बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को होना ही चाहिए। उसके साथ वोकेब भी पता होना चाहिए, तब जाके सारी ट्रिक्स आपकी लागू होती है। और जब यार आप लोग IBPS क्लर्क इस लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो मैं उम्मीद करके चलता हूं कि हाँ आप लोगों का जो बेसिक है, फाउंडेशन, वो पहले से मजबूत है, और नहीं है तो आप लोग मेहनत कर रहे होंगे उसको करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 120 सेम आपका फिलर्स का, डबल फिलर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और देखते हैं इसको। द टूर्नामेंट प्रोवाइडेड ए या एन, दोनों में से कोई एक आर्टिकल यहां पर आ सकता है। तो द टूर्नामेंट प्रोवाइडेड ए एन डैश ऑफ हाउ मेंस टेनिस कुड डैश अप इन द एब्सेंस ऑफ फेडरर, जोकोविच एंड नडाल। तो देखो टेनिस की यहां पर बात की जा रही है। तो टेनिस का जो टूर्नामेंट है वो देखो प्रोवाइडेड, उसने क्या प्रोवाइड किया, उसने प्रोवाइड किया, इसका मतलब वर्ब का यहां पर सेकंड फॉर्म है, उसने प्रोवाइड किया ए और एंड डैश ऑफ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आता है दोस्तों, जिसमें लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था सेम,
टाइप का जो स्ट्रक्चर है कि पहले आर्टिकल, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डैश और बीच में बाद में ऑफ, इसका मतलब यहाँ पर नाउन आने वाला है। ठीक है, तो ये तो एक तो ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो टूर्नामेंट है उसने प्रोवाइडेड किया डैश, ठीक है, डैश ऑफ ए और एन, डैश ऑफ क्या किया, ऑफ हाउ टेनिस, हाउ मेंस टेनिस, जो लोग मेंस का जो पुरुष टेनिस जो है, कुड डैश अप। अब देखो दोस्तों, कुड है और उसके डायरेक्ट बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और वैसे भी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वर्ब और यहाँ पर अप लगा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई हमारा क्या आने वाला है, फ्रेजल, ठीक है ना, फ्रेजल वर्ब हमारा आने वाला है। ठीक है, ऐसा वर्ब आने वाला है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ अप आने वाला है। ठीक, अब कुड जो होता है, कुड के बाद दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे हमने लगाया कुड या फिर वुड या शुड, इस तरह के कोई भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं, मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं दोस्तों, इनके साथ दो कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होता है, एक तो इनके बाद वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ठीक है, वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म, या फिर इनके बाद अगर हमने हैव लगाया तो फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हैव होता तो उसके बाद वर्ब का सीधा सीधा थर्ड फॉर्म हो जाता। ठीक, लेकिन सीधा कुड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। चलिए ये हमने देख लिया, अब देखते हैं तो देखो क्या है, कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अप इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एब्सेंस में एक्सक्यूज मी, देखो एब्सेंस ऑफ फेडरर और जोकोविच और नडाल, ये तीनों जो है टेनिस के बड़े खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं। आप लोगों ने इनके नाम भी सुने होंगे, काफी सारे इनके टूर्नामेंट्स जो है इनके नाम में है। जोकोविच, नडाल, फेडरर चैंपियंस है ये लोग। तो इनकी बात हो रही है कि ये जो टूर्नामेंट है वो प्रोवाइड करने वाला है डैश ऑफ हाउ मेंस टेनिस कुड डैश अप इन द एब्सेंस ऑफ, इन तीनों के एब्सेंस में कैसे वो प्रोवाइड कर सकता है ना, इस तरह की यहाँ पर कुछ सेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं, एक एक ऑप्शन, एक एक ब्लैंक पर फोकस करते हैं हम लोग। तो देखो, द टूर्नामेंट प्रोवाइडेड, उसने प्रोवाइड किया, अब नाउन आना चाहिए, है ना, ए और एन डैश ऑफ हाउ मेंस टेनिस कुड डैश अप। तो देख लेते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, देखो ग्लिमर, तो ग्लिमर का मतलब होता है रे, ठीक है, रे होता है, या फिर आप बोल सकते हो चमक, ठीक है, चमक, शाइन, इस तरह का यहाँ पर सेंस आ रहा है कि प्रोवाइडेड अ ग्लिमर ऑफ हाउ मेंस टेनिस कुड। देखो यहाँ पर ग्लिमर जैसा एक और वर्ड होता है ग्लिम्स, क्या होता है दोस्तों, ग्लिम्स, और ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। ये देखो यहाँ पर ग्लिम्स है, ग्लिम्स का मतलब होता है नजारे, नजारे या फिर झलक, इस तरीके से। और ये ग्लिमर का मतलब होता है रे, शाइन, या एक तरह से लाइट, है ना, चमक, चमक जिसको बोला जाता है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और ये हमारा जो है नाउन है। चलिए इसमें कोई इशू नहीं, और आपका एक पॉजिटिव सेंस का नाउन है। ठीक है, दूसरा है हमारा अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नाउन है, पॉजिटिव सेंस का नाउन है, और इसका मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई अवसर प्राप्त होना, मौका मिलना। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है अवसर। यहाँ पर हमको क्या सेंस लग रहा है कि टूर्नामेंट जो है उसने प्रोवाइड किया, एक डैश प्रोवाइड किया, है ना, ऑफ हाउ मेंस टेनिस जो है इन द एब्सेंस की वो एक डैश किया। इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सा सेंस आएगा। ठीक है, पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, दोनों सेंस आ सकता है। चलिए, तो कोई इशू नहीं, आगे देखते हैं। तो ग्लिम्स का मतलब होता है नज़ारे, उसके सीन या झलक, इस तरीके से। और सेम्बलेंस जो है इसका भी मतलब होता है झलक, ठीक है, झलक या फिर लुक, लुक या फिर व्यू, इस तरह का कोई यहाँ पर भी सेंस आ रहा है। और नन ऑफ दीज का ऑप्शंस भी हैं आपके सामने, फिफ्थ वाला। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसको, इससे तो हमारा जो है कुछ भी क्लियर हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सेंस भी हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा सेंस है। आगे देखते हैं दूसरे ब्लैंक से क्या हमको हेल्प मिल पाती है। आप देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि टूर्नामेंट जो है
उसने एक डैश प्रोवाइड किया, कैसे, मेंस टेनिस कुड, अब कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए और अप वाला फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, उसके बाद अब भी है। अब देखते हैं, देखो ये चारों के चारों वर्ड दोस्तों, चारों ही आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टर्न भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्ट भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मेक भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट तक जो है आपको सस्पेंस यहां पर बरकरार रखने वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। अब देखो चारों के साथ ही अप आएगा और चारों के साथ ही अप आ सकता है, ये भी आप मैं बता दूं आपको, क्रैंक अप भी होता है। ये चारों आपके फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, चारों आपके क्या है, फ्रेजल वर्ब है। क्रैंक अप, टर्न अप, एक्ट अप और मेकअप, ये चारों के चारों आपके फ्रेजल वर्ब है और चारों का मीनिंग जो है अलग अलग है। अब देखते हैं, तो देखो सबसे पहले दिया है क्रैंक अप, तो क्रैंक अप का मतलब होता है इंक्रीज या फिर स्पीड अप, इंक्रीज या फिर क्या करना, स्पीड अप बढ़ा देना। लेकिन किस चीज की स्पीड अप बढ़ाना वो भी याद रखो, स्पीड अप द स्पीच, जो स्पीच होता है, जो भाषण होता है, उसको क्रैंक अप करना, मतलब उसको तेजी से बोलना, उसको एकदम उत्साहपूर्वक बोलना, एकदम जोश से उस चीज में, उसमें जान डालकर जो है उसको बोलना, तो उसको कहा जाता है क्रैंक अप। प्लीज कम ऑन, क्रैंक अप योर स्पीच, अपना जो स्पीच है इसको क्रैंक अप करो, मतलब उसको बढ़ाओ। तो ये केवल भाषण जो देते हैं, भाषण शैली जो है उसमें बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको बहुत इफेक्टिव करने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं क्रैंक अप। अब यहाँ पर क्या हम उस तरीके की यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या, तो देखो इसको अभी छोड़ देते हैं, मान लेते हैं, और अगर मान लेते हैं कि ये होगा तो क्या ये फिट हो रहा है, द टूर्नामेंट प्रोवाइडेड अ ग्लिमर ऑफ, एक ग्लिमर बता रहा है, चलिए एक शाइन बता रहा है, रे बता रहा है, चमक बता रहा है, ऑफ हाउ, कैसे कि मेंस टेनिस जो है वो कुड क्रैंक अप इन दी एब्सेंस ऑफ, तो मेंस टेनिस जो है वो कैसे क्रैंक अप होने वाला है, किसके एब्सेंस में, फेडरर के एब्सेंस में, जोकोविच के और नडाल के। अब आप देखो यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात हो रही है कि स्पोर्ट्स कैसे स्पीड पकड़ने वाला है, ये जो टेनिस जो है ये उत्साहपूर्ण कैसे होने वाला है, एक्साइटेड कैसे होने वाला है। लेकिन क्रैंक अप का मीनिंग जो है वो होता जरूर है, लेकिन वो केवल स्पीच के लिए होता है। कोई भाषण देता है तो उस भाषण में कैसे जोश आने वाला है उसके लिए क्रैंक अप यूज करते हैं। इसका मतलब क्रैंक अप जो है यहाँ पर ये आपका वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक, क्रैंक अप यूज नहीं होगा, इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिया। अब आगे देखते हैं, तो देखो क्या होगा, हाउ मेंस टेनिस को टर्न अप इन द एब्सेंस ऑफ फेडरर, जोकोविच एंड नडाल, कि ये जो मेंस टेनिस है ये कैसे टर्न अप होने वाला है। अब देखो टर्न अप का मीनिंग क्या होता है, टर्न अप का मतलब होता है कि प्रेजेंट होना, ठीक है, प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप टू वॉच मूवी इन द थिएटर, ठीक है। क्या इसका मीनिंग है, वेरी फ्यू पीपल टर्न्ड अप टू वॉच द मूवी इन द थिएटर, है आ जाएगा यहाँ पर, वेरी फ्यू पीपल हैव टर्न्ड अप, कि बहुत ही कम लोग जो है वो टर्न्ड अप हुए मूवी वॉच करने के लिए थिएटर में। इसका क्या मतलब है कि बहुत ही कम लोग आए बहुत ही कम लोग जो है उपस्थित हुए, बहुत कम लोग प्रेजेंट हुए, ठीक है। तो टर्न्ड अप का मतलब होता है प्रेजेंट होना, उपस्थित होना, या आप बोल सकते हो प्रकट होना, ठीक है। क्या होना, प्रकट होना, इस तरीके के यहाँ पर सेंस आ रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर ये होगा कि हाउ मेंस टेनिस जो है, मेंस का जो टेनिस है वो कुड टर्न अप, वो कैसे उपस्थित हो सकता है फेडरर के, जोकोविच और नडाल के एब्सेंस में, वो कैसे प्रकट हो सकता है, वो कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, ये भी यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फ्रेजल वर्ब जो है यहाँ पर फिट नहीं होगा, इसका मतलब दोस्तों बी वाला भी रॉन्ग, ठीक है। आगे देखते हैं एक्ट अप।
देखो एक्ट अप का मतलब होता है असली में जो बहाने बनाते हैं ना, जो लोग बहाने बनाते हैं उसको एक्ट अप बोलते हैं। कि जैसे मदर ने अपने बच्चे के लिए बोला कि डोंट ट्राई टू एक्ट अप, आई नो एवरीथिंग अबाउट योर, आई नो दैट यू हैव नॉट डन होमवर्क। तुम एक्ट अप मत करो, मुझे पता है कि तुमने होमवर्क नहीं किया है। तो क्या मतलब है कि एक्ट अप का मतलब होता है झूठ बोलना, बहाने बनाना, है ना, उसको भी एक्ट अप बोलते हैं। देखो एक्ट अप का मीनिंग आपका एक तो आलस दिखाना, ठीक है, ये आप बोल सकते हो एक्ट अप मतलब स्टॉप वर्किंग, स्टॉप वर्किंग आप बोल सकते हो, या नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग, ये भी आपका एक्ट अप होता है। तो यहां पे आप मुझे बताओ क्या एक्ट अप लगेगा कि हाउ मेंस टेनिस जो है कुड एक्ट अप, वो एक्ट अप करने वाला है, वो केवल बहाने बनाने वाला है, वो काम नहीं करने वाला है इन द एब्सेंस ऑफ, कैसे काम नहीं करने वाला है ना, ये भी आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग, ठीक, सी वाला ऑप्शन गया। आगे देखते हैं, है ना, बड़ा ट्विकी क्वेश्चन है ये आपका। देखो सेम्बलेंस, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये देखते हैं मेकअप। अब मेकअप का मतलब होता है कवर करना, मेकअप का क्या मतलब होता है, कवर करना। जैसे आप बोल सकते हो कि आई फॉरगॉट टू कंप्लीट माय कॉपी सो आई विल मेक इट अप टुमारो, मतलब मैं इसको कल इसको करने वाला हूं, ठीक है। तो आई हैव forgot to do, I have forgot to do it today, so I will make it up tomorrow, कि मैं उसको आज करना जो है भूल गया और इस कारण से मैं क्या करने वाला हूं, इसको मेकअप करने वाला हूं। मतलब इसको, एक तो मेकअप वो होता है सजना संवरना, ठीक है, एक मेकअप ये होता है जिसमें उस चीज को कवर करना, उस चीज को बाद में करना या फिर उसकी पूर्ति करना, ठीक है, उसको मेकअप बोलते हैं, ठीक है। तो एक इस तरीके से सेंस है। तो यहां पर देखो कि हाउ मेंस टेनिस कुड मेकअप कवर इन द एब्सेंस, यहां पर भी ये आपका मीनिंग में नहीं आ रहा है कि वो कैसे कवर करेगा, कैसे उसकी भरपाई करेगा, है ना। तो यहां पर वो सेंस भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, कि हाउ मेंस टेनिस कुड मेक अप इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पर मेकअप जो है इसके लिए राइट वर्ड नहीं है दोस्तों। इसका मतलब हमें ये लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है आपका, ये ई वाला है। इसके अंदर आपका नन ऑफ दीज, इन ये जो आपके चार ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शंस आपका इसमें मैच नहीं हो रहा है। आप देखो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है पूरा का पूरा आपका आपके फ्रेजल वर्ब के नॉलेज के ऊपर है। मतलब आप मान के चलिए कि फ्रेजल वर्ब का अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल है, आप इसको नहीं कर पाओगे। इन चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन चार वर्ड्स का मीनिंग पता होगा तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि इनमें से कोई भी नहीं है। देखो हर जगह तुक्का नहीं चलने वाला है, गैसिंग नहीं चलने वाली है, हर जगह जो है ट्रिक नहीं चलने वाली है। ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बता दिया, लेकिन यहाँ मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि आप फ्रेजल वर्ब की भी जो है बहुत अच्छे से तैयारी करो। हमारे जो फ्रेजल वर्ब्स के जो लेक्चर्स है, जिसमें एक पर्टिकुलर मैंने भी एक सेशन लिया है, दूसरे हमारे सर ने जो है फ्रेजल वर्ब आप लोगों को पढ़ाया है। तो फ्रेजल वर्ब आप उससे भी, उसके अलावा बुक्स या जिस भी सोर्स से आप फ्रेजल वर्ब की तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल आप करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ना केवल फ्रेजल वर्ब बल्कि वोकेब है, इडियम्स है, वो सारी चीजें जो है उसकी भी नए नए जो शब्द हैं उनकी तैयारी भी आप लोग करते चलिए, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तरीका जिस तरीके से हमने इसको अटेंड किया आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं।